अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपने दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का, जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो कोविड की बहुत ज़्यादा पसंद की और कमेंट्स दिए और सवालात किए बाकायदा। यही मोटिवेशन है जिसकी वजह से जो हमें हमारे चैनल को और हमें आगे लेके जाएगी और हम एक एक जो कि हमारे चैनल का मकसद है, एक एक डिजीज़ को लेके उसको स्टडी करना और इस तरह ट्रांसफॉर्म करना योगा की एक्सरसाइजेस और हेल्दी लाइफ और हेल्दी डाइट के थ्रू कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। मेडिसिन आप कब तक खाएंगे? मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हेल्दी डाइट लें, हेल्दी लाइफ गुजारें, एक्सरसाइज करें और जो बीमारियां होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसकी अगर आप एक्सरसाइज करें, जो एज आपकी है उस एज में कौन कौन सी बीमारियां आपको लग सकती हैं, उनके हिसाब से आप अपना टाइम स्पेंड करें, एक्सरसाइज करें हमारे साथ 1 घंटा, जिसके अंदर हम तमाम एक्सरसाइज जो है सारे डिजीज़ को कवर करते हुए एक्सरसाइज कराते हैं। इसी तरह से आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, यानी जो जोड़ों का दर्द और जोड़ों के जो हड्डियाँ जो है बुरबुरी हो जाती हैं, वो टॉपिक हमने चूज़ किया है। डॉक्टर अजमल जिन्होंने हमारे साथ लास्ट कोविड की सारी एक्सपर्टीज़ हमें अपनी राय दी थी, वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, कैसे हैं? ठीक है, टॉपिक तो आपने सुन ही लिया। दोनों के बारे में हमारे सबसे पहले सवाल हमारा ये है कि किस एज से जो है ये दोनों बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं, इन एज वालों को मोहतात हो जाना चाहिए कि भाई अब हम एक्सरसाइज शुरू कर दें, हेल्दी डाइट और क्या लें कि हमें ये बीमारियां जो हैं वो विटामिन्स हम शुरू करें जिससे हमें ये बीमारी ना हो। अच्छा नदीम सर, ये पहले मैं बता दूं कि आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस ये 2 अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि बीमारी के तौर पे लोगों के अंदर मौजूद हैं और हमारी आवाम में या दुनिया भर में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। बढ़ती उम्र के साथ या अब पहले ज़्यादा उम्र में भी होता था, अब ये छोटे नौजवानों में भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड और उसकी वजह से ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से ये बढ़ते जा रहे हैं। आर्थराइटिस एक जनरल टर्म है जिसका मतलब होता है जोड़ों के अंदर सूजन हो जाना। उसकी कई वजूहात हैं हमारे पास, उसमें से एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है सबसे ज़्यादा आर्थराइटिस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस से मुराद ये है कि हड्डियों का और जोड़ों का, जो जोड़ वाले खासकर ऐसे जोड़ जैसे हमारे कोहनी हो गए, घुटने हो गए, उंगलियों के ये जोड़ हो गए, इनको हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, जिसमें 2 हड्डियां आपस में होती हैं। इसके ऊपर एक नरम हड्डी होती है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है ताकि ये अपनी आराम से मूवमेंट कर सकें। इन जोड़ों के अंदर सूजन और तकलीफ़ हो जाने को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। हमारे एक बड़ी आम इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि जोड़ का गैप कम हो गया। असल में ये नहीं होता, या गैप बढ़ गया। गैप कम नहीं हो रहा था, लेकिन ये होता है कि ये आपस में हड्डियाँ टकराने लग जाती हैं, इनका फ्लूइड कम होने लग जाता है, तो ये आपस में रगड़ खाने लग जाती हैं। तो जैसे ही आप नॉर्मल अपना चलते हैं, फिरते हैं और अपनी रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, उसमें ये तकलीफ़देह अमल होती है और आहिस्ता आहिस्ता आपका जोड़ ख़राब होता चला जाता है। जोड़ इतना ख़राब हो सकता है कि जोड़ की शक्ल तक बिगड़ सकती है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे यहाँ बढ़ती एज के साथ तो है ही है, लेकिन शुगर के पेशेंट और ज़्यादा वज़न वाले अफराद, चाहे वो जवान हों या बूढ़े हों, उन सब में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारे पास इसकी कई वजूहात मिलती हैं जिसमें हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करते हैं, लेकिन देखना पड़ता है कि पीछे से वजह क्या है। क्या ये शुगर की वजह से ख़राबी है, क्या ये वज़न की वजह से है, या क्या ये किस तरह का, कहाँ तक ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, किस ग्रेड तक ये जा चुका है, उस हिसाब से इसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन आर्थराइटिस में सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस ही नहीं है, हमारे पास यूरिक एसिड बढ़ने से गाउटी आर्थराइटिस भी है। हमारे पास चोट लगने से हमारे पास इंजरी वाले आर्थराइटिस भी होते हैं, जिसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस कह सकते हैं, या फिर जो कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। या फिर हमारे पास जो है एक हमारी अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारे जिस्म के ख़िलाफ़ अपने शुरू कर दे, उसमें हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, अब ये सब जो है सारे टेस्टों पे हम लोग अलग अलग करते हैं, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो उसमें हमें जो है ये बात बड़ी लाजमी समझ लेनी चाहिए कि ये वक्त के साथ साथ आती रहती है। तो उसके साथ अगर अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करते जाएँ हम लोग, तो हम इसको काफ़ी हद तक रोक भी सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अल्लाह का शुक्र है कि अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो यूरिक एसिड का है, यूरिक एसिड इसको अफेक्ट करता है। सर यूरिक एसिड की वजह से जो हमारे पास एक डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस, जो है एक नॉर्मल इस्लाम में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट में जमा होने लगते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस और वो थोड़े से डिफरेंट हैं अपने पीछे प्रोसीजर में।
लेकिन अगर मोरलेस देखा जाए तो नज़र आते हैं। लेकिन यूरिक एसिड के जो हमारा अर्थराइटिस है वो अमूमन छोटे जॉइंट्स में होता है। लोग अगर आप देखेंगे तो कंप्लेंट करेंगे, उनका अंगूठे का जो पहला जॉइंट है जिसको हम बिग टो बोलते हैं, उस बिग टो के जॉइंट में सबसे ज़्यादा पेन बढ़ता है और बड़ा सीवियर पेन होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जोड़ की शक्ल ख़राब कर देता है, लोगों का अंगूठा टेढ़ा होता चला जाता है। ये इसके मसाइल हैं। यूरिक एसिड जो है वो करता है, लेकिन बड़े जॉइंट्स में बहुत लेट स्टेजेस में करता है। सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम है वो हमारे इन्फ्लेमेशन है हमारे जॉइंट्स की, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो हो रही है, और फ्लूइड की कमी है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जिसमें हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर आप बहुत से खाने हैं हमारे पास जो हम खाएं, अगर ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें और फैट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा वज़न भी कम हो और बॉडी की जो हमारे बॉडी सेल्स हैं वो उसमें अपनी चीज़ें बनाते रहें, तो ये चीज़ें बेहतर रहती हैं। अदरवाइज़ इसके बाद हमारे पास हल यही होता है कि हम पेन किलर्स दें पेशेंट्स को, खासकर नॉर्मल से स्टार्ट करें और उनसे कहते हैं भाई नॉर्मल स्ट्रेट वॉक किया करें। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए स्ट्रेट सरफेस पे वॉक करना जो है ना इसका एक इलाज है। और आपकी जो ज़बरदस्त एक आपका प्लेटफॉर्म है योगा कराने का, और योगा के अंदर बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें सॉफ्टली आप लोग अपनी एक्सरसाइज को कैरी आउट कर सकते हैं और जो मसल उसके आसपास हैं जोड़ के जो पेन कर रहे हैं उनको अगर आप स्ट्रेंथन कर दें तो पेशेंट जो बन चुके हैं आर्थराइटिस डेवलप कर चुके हैं उनमें भी बेहतरी लाई जा सकती है। अच्छा, इसमें डाइट हम स्पेशली क्या लें? जैसे लोग कहते हैं कि हड्डियों को ताकत रखने के लिए आप पाए खाएं और मुरगन गज़ाएँ खाएं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हूँ। अगर मैं ये चीज़ें खाऊंगा तो मेरा तो वज़न बढ़ जाएगा, सही है ना। योगा के लिए मैं चाहता हूँ अपना वेट को मेंटेन करना ताकि मैं फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज करूँ। तो हम डाइट क्या लें और वाइटामिन खास तौर पे हम किस एज में हमें स्टार्ट करने चाहिए? सर ये बड़ा हमारे पास मिथ है लोगों की कि जो चीज़ खाओगे वो चीज़ बन जाएगी, कि आप किडनी खा लें या गुर्दे खा लें तो आपके गुर्दे बेहतर हो जाएंगे, पाए खा लें तो आपके पैर मजबूत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास जो ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं इनमें मल्टीविटामिन्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि हमारे चाहिए होते हैं, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है। ये एक बेसिक कंटेंट है हमारे जोड़ों के दरमियान जो पानी होता है, ख़ास करके मैं आम अल्फाज में बोल रहा हूँ, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। उसके अंदर प्रोटीग्लाइकेंस होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड और ये सब चीज़ें आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स इन सब में ज़्यादा मिलते हैं। नो डाउट कि आपको जो है रेड मीट इन सबसे फ़ायदा होता है, बट टू द लेसर एक्सटेंट। ये नहीं है कि आप ये सोचें कि हम पाए खाएंगे तो इसमें ज़रा लुआब है तो ये लुआब जो है हमारे जोड़ों के लुआब को बढ़ाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बारे में पूरी तहकीकात हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने वालों के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप जैसे लोग जो वेट कॉन्शियस हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल या डाइट के कॉन्शियस हैं, ऐसे लोगों में तो बड़ा लाजमी है कि ये चीज़ें बहुत लेट डेवलप होती हैं। अगर होती हैं तो हमें मालूमात करनी पड़ती है क्या वजह है। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे और फ्रूट्स पे ज़्यादा कॉन्शियस रहें तो इंशाअल्लाह काफ़ी बेहतर रहेंगे। रिसेंटली मेरे फैमिली में कुछ इंसिडेंट हुए कि बुज़ुर्ग जो हजरात जो हैं वो वॉशरूम में गिर गए और उनकी कूली की हड्डी अफेक्ट हो गई और फिर उनको जो है मसनूई बॉल डाल के उनको ऑपरेट किया गया। और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अभी बेड पर ही हैं और कोशिश कर रहे हैं, चलने की स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस एज में क्या एहतियात की जाए? कैसे पता लगेगा? सरप्राइजली हमें पता लगता है कि उनको आर्थराइटिस हो गया या उनकी हड्डियां नरम हो गई, भुरभुरी हो गई, तो ये हम किस तरह से पता कर सकते हैं? सर जो आप वजह बता रहे हैं कि भाई गिर गए ये सब हो गए, ये निशानदही करता है ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस में काफ़ी फ़र्क है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो आपके पास ये होता है कि जो हमारी हड्डियां हैं, जो मेन वज़न वेट बेयरिंग जिनको बोन्स कहते हैं, उनका मेन मैट्रिक्स जो है कि अंदर का जो हजम है हड्डी का वो कम हो जाता है, हड्डियाँ भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप एक्सरे करें, वैसे तो आमतौर पर एक्सरे इसका वो नहीं है, डायग्नोस्टिक नहीं, इसमें एक डेक्सा स्कैन हम कराते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हड्डी के अंदर कितनी मजबूती है। हड्डियों के अंदर दो तरह की, हड्डी के अंदर भी अगर आप अंदर देखें तो दो तरह की हड्डी होती है, ठीक है। एक कॉर्टिकल बोन बोलते हैं जो ऊपरी तौर पे हमें हड्डी आती है, और अंदर से स्पंज बोन होती है जो कि एक जाल की तरह बनी हुई है। ये जो मैट्रिक्स वाली बोन है, ये इसके अंदर जो है ना स्पंजी बोन, इसके अंदर जो है हमारे पास मिनरलाइजेशन कम होना शुरू होती है। हमारी बोन मुस्तकिल बन रही है और मुस्तकिल जो है वो कट रही है। ये प्रोसेस एक बैलेंस में चलता है। बॉडी कुछ सेल्स हैं जो कि बोन को काटते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, और कुछ सेल्स जो नई बोन बनाते जा रहे हैं। इस तरह से रीमॉडलिंग हमारी बोन में होती है, नई बोन बनती रहती है। जब ये तवाज़ुन ख़राब हो जाए कि जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के जो बोन को कम कर रहे हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएं और न्यू बोन बनाने वाले स्लो हो जाएं, जो कि ओल्ड एज फैक्टर में या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से या किसी और बीमारी में एक्सेलरेट हो जाते हैं, तो उस सूरत में ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है।
ये बड़ा कॉमन हम अस्पतालों में देखते हैं। लोग कहते हैं कि भाई वज़ू कर रहे थे, पैर उठाया और गिर गए और हड्डी टूट गई। हालांकि ये उल्टा होता है कि उन्होंने पैर उठाया, वज़न पड़ने से हड्डी टूट गई तो वो गिर गए। ये बहुत कॉमन है और इसकी वजह ये है कि ये ज़्यादातर हमारे ख़वातीन में सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है ऑस्टियोपोरोसिस आप कह लें, ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल्स में ज़्यादा होती है। इनकी कुछ हार्मोनल तब्दीलियाँ होने की वजह से ये चीज़ ज़्यादा होती है कि कैल्शियम डिपोजिशन कम हो रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता बोन जल्दी भरभरी होती है। तो इसके लिए बड़ा लाजमी है कि डाइटरी और इसका टाइमली जो है ना चेकअप कराते रहें और इसको जो है इससे अवॉइड किया जा सके। इसमें ओवरकम हम किस तरह कर सकते हैं और एहतियात एडवांस में हम इससे डिजीज़ में ना हमारे पास आए? तो वाइटामिन हम कौन सी, लोग कहते हैं आप दूध पिए रेगुलरली, विटामिन डी लें, मल्टी विटामिन लें, सर्बेक्सेट लें, तो क्या हमें एहतियाती तदाबीर इसमें करनी चाहिए? सर अगर देखें तो वैसे तो हमारे पास ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक रेस में भी चलता है कि आपकी कौन सी रेस में, आप अफ्रीकन रेस से हैं या एशियन रेस से हैं। उसके साथ साथ ये भी दूसरी वजह है कि हमारे पास हमारा अगर लाइफस्टाइल शुरू से अच्छा हो, जिसमें हम हेल्दी एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करें, थोड़ी वर्कलोड वाली एक्सरसाइज करें, तो वो सब ये हो गया, या अच्छा खाना खाएं, ये सब चीज़ें जो है ना आपके बोन को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अब अगर कोई एक बंदा है जो कि डेवलप करना शुरू कर गया है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें हमारे पास है कि अगर जो हम पहले पेशेंट को देखें जो रिस्क पे हैं, वो है पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल्स और मेल अबव 50 और 60 ईयर्स। हम वहाँ से अगर उनको शुरू करें तो उनको हम लाजमी कहते हैं कि भाई आप अपना रेगुलरली साल 2 साल में एक आध दफ़ा डेक्सा स्कैन ज़रूर कराते रहा करें, फिर उसको ओवरली 5 ईयर्स में कराते रहें। डेक्सा स्कैन एक्सरे ही होता है, लेकिन वो ड्यूल इमेजिंग टाइप का एक है, उसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और उससे हमें बोन की डेंसिटी पता लगती है, जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि हमें पता लग जाता है कि भाई ये बोन जो है ऑस्टियोपोरोटिक बोन हो रही है, वीक होती जा रही है और ये चांसेस पे है फ्रैक्चर होने के। तो हम करते ये हैं कि पेशेंट्स को यूजुअली विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन देते हैं और कुछ और मेडिकेशंस भी हैं जिनके हिसाब से देखा जाता है कि क्या वजूहत है कि ख़वातीन में जो मैंने आपको वजूहत बताई, या पैराथायरॉइड हार्मोन की एक वजूहत होती है कि हमारे हार्मोन्स काम नहीं कर रहे, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। इससे बचा कैसे जाता है ये बहुत अहम है और ये वाकई में बड़े आसानी से बचा जा सकता है अगर हम अपने डाइट में गुड अमाउंट ऑफ, नॉट एक्सेस, गुड अमाउंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। लाइक मिल्क है, योगर्ट है, चीज़ है और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मीट हो गया, ये सब चीज़ें हमारे अंदर विटामिन डी और कैल्शियम्स का लेवल बढ़ाती हैं। जब हम विटामिन डी को यूटिलाइज़ करते हैं तो वो हमारे गट से, मतलब इंटेस्टाइन से पूरा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाती है। ज़्यादा कैल्शियम होने की वजह से भी हमारे पास समटाइम ईजीली हमारी बॉडी में जो बोन्स फॉर्मिंग सेल्स हैं उनको जब अपने लिए चीज़ें मिलती हैं तो वो पॉजिटिव एक्ट करते हैं, इस तरह से बोन मजबूत हो सकती है। इसमें एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, लोग मालिश की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स बनाए जाते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डाली जाती हैं, उसको स्ट्रेचिंग करके और फिर घुटनों पे लगाया जाता है। तो ये क्या चीज़ें फ़ायदा देती हैं या और ज़्यादा इन चीज़ों में, दोनों बीमारी में नुकसान देती हैं? सर देखिए, एक्सटर्नल जितनी भी चीज़ें हैं वो इंटरनल इन चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। एक्सटर्नली जो हमारे पास सिर्फ एनाल्जेसिक्स कह सकते हैं कि पेन के क्रीम्स आती हैं, वो थोड़ा बहुत पेन तो रिड्यूस कर सकती हैं। उसके अलावा एक्सटर्नली इसको आप ऑयल्स लगाने से ना ही आप बोन के अंदर तक एब्जॉर्प्शन होगी उसकी, ना ही कुछ वो आप कर सकते हैं, बल्कि इन्फ्लेमेशन में हम डॉक्टर्स मना करते हैं कि कोई मालिश या किसी तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाती है। तो ये तो इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं है इसका। तो नॉर्मल देखा गया है क्योंकि अब तमाम ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइजेशन की तरफ चली गई हैं, हर कोई अपने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर सुबह बैठता है और शाम को उठता है, जिसमें बहुत सारे लोगों के टांग में दर्द, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है कि वो मूव नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या डाइट लें और एक्सरसाइज किस तरह से इससे बचा जा सकता है? देखिए, रेगुलर 30 मिनट्स की एक्सरसाइज विद इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेचिंग बड़ी लाजमी है। जो भी मेरे पेशेंट्स या क्लाइंट्स हैं जो कि अपने इस तरह के कंप्यूटर जॉब्स करते हैं या स्क्रीन वर्क करते हैं जहाँ पे उनका यूजुअली सिटिंग है या ड्राइविंग का उनका ऑक्यूपेशन है कि ज़्यादा अरसे तक वो बैठे रहते हैं, तो उनके लिए मेरा एक मशवरा ये होता है कि आफ्टर एवरी 30 मिनट्स या 50 मिनट्स या आफ्टर एन आवर वो अपना एक रिलैक्सेशन पीरियड रखें जिसमें वो उनकी फार साइटिंग विजन को भी वार करें, थोड़े से मसल्स को स्ट्रेच करें, जॉइंट्स को मूव करें, जॉइंट को जेंटल मूवमेंट दें, उसकी फ्लेक्शन करें, एक्सटेंशन करें, मोड़ें, खींचें, सीधा करें, ताकि आप जो है अपने सर्कुलेटरी मैकेनिज्म के साथ साथ अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सकें। तो लॉन्ग आप मोड़ के रखते हैं जोड़ों को, ये सब चीज़ें आपके जोड़ों को ख़राब करती चली जाती हैं। और
एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि ये जितने भी ऑस्टियोपोरोसिस के जो डिज़ीज़ है ये अमूमन जो है हमारे पास कंप्रेशन फ्रैक्चर्स कराती है, या फिर आपने जैसे बताया कि आपके कोई रिश्तेदार हैं कि कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, तो ये उस तरफ सब लेके चले जाते हैं। लोग हमारे यहाँ जो है वो ऑफिस वर्क में इतना मशगूल हैं आजकल कि ना सनलाइट लेते हैं, ना ही जो है वो प्रॉपर टाइम पे डाइट लेते हैं, ना ही प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डाइट्स खा रहे हैं। अब आजकल फैशन है कि भाई बैठे हैं काम पे, कुछ हुआ मंगवा लिया, फास्ट फूड ईज़ी टू एक्सेस होता है, तो ईज़ी एक्सेस की वजह से जो है ना ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। मेरा मशवरा है कि लोगों को जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो अपना ख़ास ख्याल रखें। इन टर्म्स हर आधे घंटे में 1 घंटे में अपने आप को उठें, चले फिरें, 5 मिनट की थोड़ी सी अपने आप को टाइम दें और उसके बाद वापस बैठ जाएँ। आफ्टर 40 इयर्स कौन से विटामिन से हमें लेने चाहिए जो हमारी हड्डियों को मजबूत करें, हमें और स्टैटिन दें? सर आफ्टर 40 इयर्स तो कोई स्पेसिफिक के लिए तो खैर हम नहीं कहते कि भाई ये 40 इयर्स के बाद हैं। यस, थ्रू आउट जो है हमारे पास डेली सप्लीमेंटेशन के हिसाब से मल्टीविटामिन्स का यूजेज थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए। आपके पास इस वक्त अगर ओल्ड एज में या मिडिल एजेस में कहें तो कैल्शियम और विटामिन डी जो है इसका रोल इसलिए कि हमें, जैसे हमारा आज का टॉपिक भी है कि बोन्स की स्ट्रेंथनिंग के हिसाब से ये हो गया, जिंक हो गया, और लास्टली हमारे पास जो ख़ास मल्टीविटामिन है विटामिन B12 है, और बी की जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं B1 से लेकर B2, ये सब रिक्वायरमेंट है ओवरऑल एजेस में, इसमें ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। विटामिन डी का रेशो देखा गया है, जो हमारे यहाँ जैसे कराची में लोग सनलाइट नहीं लेते, तो विटामिन डी की बहुत कमी नज़र आती है। जब वो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं डॉक्टर सबसे पहले ये डायग्नोस करते हैं कि आपको विटामिन डी की कमी है, जिसकी वजह से बहुत, तो हमें क्या इसके टेस्ट वगैरह करवा के हमें घर पे कुछ हम खुद मतलब पहले से हम विटामिन डी का जो लेवल है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, इसका बड़ा आसान तरीका है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं आपको चाहूँगा कि आपके प्लेटफॉर्म से बता दूँ कि विटामिन डी का बेदरीग इस्तेमाल भी हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। कि लोग देखते हैं, यूजुअली आपके जितने भी फिजिशियन हैं वो सही पहचानते होंगे, मैं सही बात मानता हूँ कि वो पहचानते हैं और उनको वो फिर सप्लीमेंटेशन जो है उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ओवर द काउंटर भी उसको यूज़ करते हैं कि पेन हुआ बॉडी में तो उन्होंने ट्रेंड पढ़ लिया कि भी पॉसिबली विटामिन डी डेफिशिएंसी है, उसको एज अ विटामिन लेके इस्तेमाल करते हैं। विटामिन डी का मैं आपको ख़ास बता दूँ, हमारे पास विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जिनको हम फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। इनका एक्सेस यूजेज जो है ना वो नुकसानदेह, ठीक है, आपको हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है, ये एक डिजीज़ है एक तरह की कि आपको एक्सेस विटामिन लेने से प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी बी कॉम्प्लेक्सेस जितने हैं B1 से लेके B12 और विटामिन सी, ये इस तरह के हैं कि ये यूजुअली जो है वाटर सॉल्युबल कहलाते हैं। आप एक्सेस जितने भी लेंगे वो आपके बॉडी से यूजुअली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, जो फालतू होगा वो चला जाएगा, तो उसका स्टोरेज तो थोड़ा बहुत रहता है, उसके अलावा जितना भी होगा वो आपको नुकसान दिए बगैर बॉडी से खारिज हो जाता है। लेकिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि बॉडी में स्टोर रहते हैं और सालों तक रहते हैं। तो ये मेरा ज़रूर मशवरा है लोगों को, ओवर द काउंटर इसको यूज़ ना करें। हमेशा अगर आपको शक है या आपको फिजिशियन कहते हैं कि आपके अंदर आसार हैं तो उस टेस्ट को परफॉर्म करें। वो अगर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं टेस्ट तो टेस्ट पहले करवाएं, उसका लेवल चेक करें और उस हिसाब से वो आपकी डोजेज देते हैं। हमारे पास विटामिन डी के आजकल मार्केट में बहुत तरह के कैप्सूल्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं जो कि 5000 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स तक के होते हैं। उसके साथ मल्टीपल ऑसम मिनरल्स होते हैं, विटामिन के और कैल्शियम भी एड ऑन साथ में होते हैं, तो वो कंप्लीट पैकेज के तौर पे मिल जाते हैं। लेकिन उसकी प्रॉपर डोजेज जब भी हम कर सकते हैं जब हमें लेवल्स मालूम हो, ताकि हम लेवल सही से प्रिस्क्राइब कर सकें और ऑप्टिमम लेवल पे आ सकें। फिजियोथेरेपी की क्या इन्वॉल्वमेंट है, कब करनी चाहिए? डॉक्टर सजेस्ट करता है जब भी करनी चाहिए? लोग खुद शुरू कर देते हैं घर पर, पेन हुआ तो घुटनों में तो हीट दी और कुछ बाम लगा लिया, इस तरह की जो ट्रीटमेंट लोग खुद करने की कोशिश करते हैं। और कुछ फिजियोथेरेपी की क्या एडवांटेज होता है दोनों बीमारियों में? देखिए, अंडर नॉलेज तो ज़ाहिर है वो बिल्कुल ख़तरनाक चीज़ है। अब ये सोच के कि भाई फिजियोथेरेपी से फ़ायदा हो जाएगा फ़ौरन शुरू कर दें तो ये तो नुकसानदेह और अननोन कि आपको पता ही ना हो कि क्या चीज़ ज़रूरत है। अगर बिलफर्ज आपको कोई प्रॉब्लम है और आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उसका कंप्लीट एक पैकेज समझें और उसकी बात समझें, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आपके अंदर योगा के एक्सरसाइज के अंदर या फिजियोथेरेपी के अंदर कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो कि बड़ी ही केयरफुली कराई जाती हैं और मसल्स की स्ट्रेंथनिंग में काम करती हैं। हम यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर फिजियोथेरेपी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। फिजियोथेरेपी से काफ़ी सारे आर्थराइटिस के पेन चले जाते हैं।
जैसे शुरू में मैंने पहले बताया था कि आर्थराइटिस सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, इसमें सोरिएटिक आर्थराइटिस है, इसमें रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, और कहते हैं बैक्टीरियल आर्थराइटिस है। तो ये जितने भी आर्थराइटिस हैं इनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो पहले तो ये बात पता हो कि आपको कौन सा आर्थराइटिस में आप मुलव्वस है आपकी बॉडी, और उसके बाद आप उसको डिसाइड करते हैं कि भाई आपने फिजियोथेरेपी अगर करनी है तो किस तरह से करनी है। क्योंकि रिमोटॉइड आर्थराइटिस होगा तो वो एक जोड़ नहीं कई जोड़ों को इन्वॉल्व करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली एसिमेट्रिकल होता है, मतलब कभी आपका अगर लेफ्ट घुटने को किया हो तो ज़रूरी नहीं आपका राइट घुटना भी इन्वॉल्व हो। लेकिन रिमोटॉइड आर्थराइटिस ऐसे ही हुआ कि आपको लेफ्ट राइट घुटने के साथ साथ आपकी उंगलियाँ ये सब इसके जोड़ सब इन्वॉल्व हो गए। तो उस हिसाब से आपकी फिर एक्सरसाइज वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट जो प्लान करते हैं। यस, हैविंग सेड दैट फिजियोथेरेपी की बहुत अच्छी अहमियत है। आपके वो ऐसे मसल्स को टारगेट करते हैं ताकि आपके दूसरे मसल्स जब स्ट्रेंथन हो तो जॉइंट जो है काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो जाता है। तो जो डेली एक्टिविटी है वो आपकी काफ़ी हद तक बेहतरीन आ जाती है, जो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। घुटने जो चेंज करने की जब बारी आ जाती है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो वो ये लास्ट स्टेज है दोनों बीमारियों का? जी बिल्कुल, इससे कई तरह के ट्रीटमेंट्स हैं आर्थराइटिस के अंदर। इनिशियली तो ज़रा मेडिकेशन सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है कि हम पहले पेन किलर देके टाइम परचेस करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं जिसमें हम एनसाइड्स बोलते हैं। हमारे पास बैक्लोफेनिक सोडियम है या और मिलॉक्सिकैम है, प्रॉक्सिकैम है, ये कई सारी मेडिसिन हैं जो एनसाइड्स की हमारी फैमिली में आती हैं। ये मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट एंड रिलीविंग पेन। अगर ये नहीं होती तो उसके अलावा अगर इनके साथ साथ कॉम्बिनेशन में आजकल हम लोग कुछ ऐसे मेडिकेशन यूज़ करते हैं जो कि बॉडी के जो साइनोवियल मैंने आपको फ्लूइड बताया था, जो घुटने या जोड़ों के दरमियान पानी होता है, उनको बढ़ाने के लिए उनके मेडिकेशंस आती हैं, वो देते हैं। उनसे नहीं होता तो हमारे पास फिर एक मेथड होता है कि हम ये तो जॉइंट के अंदर इंजेक्शंस लगा देते हैं स्टेरॉइड के, जो इन्फ्लेमेशन को रोक लेते हैं, फॉर टाइम बिंग आपको पेन का रिलीफ देते हैं। इन लास्ट अगर जॉइंट इतना डीजनरेट हो चुका है, डी शेप हो चुका है कि बिल्कुल लाइफस्टाइल जो आपका जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो उसमें फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन ये होता है कि नी रिप्लेसमेंट किया जाए, बट दैट इज़ टेम्परेरी। आप ये बात याद रखें कि उसका एक लाइफ करने का भी उसका एक टाइम पीरियड है, बहुत ओल्ड एज में नहीं हो पाता। करना चाहे कर सकते हैं बट देयर आर रिस्क, और अगर कर देते हैं तो ये 5 to 7 years या मैक्सिमम 10 years तक की इसकी वो होती है, उसके बाद अगेन इट रिक्वायर्ड। बट येस, टोटल नी रिप्लेसमेंट जो है एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जो कि पेशेंट्स को जो लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए वहाँ तक जाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अजमल फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू। फीस हम नहीं देंगे आपको चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस और लोगों की खिदमत के लिए है। और वेरी मच थैंक यू वेरी मच, यू स्पेंड योर प्रीशियस टाइम विद अस। आप लोगों ने सुना, बहुत ज़्यादा हमने डीपली डिस्कशन की। जो लोग आप देखें, आप मस्जिद में जाएं और थोड़ी सी बात नोटिस करें कि पहले आप देखते थे नंबर ऑफ़ चेयर्स मस्जिद में बहुत कम होती थी, अब जो कि नंबर ऑफ़ चेयर्स बढ़ती चली जा रही है, और जिसके अंदर नौजवान और हर एज के लोग चेयर्स के ऊपर बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी है। ये वजह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस करने की है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि डेली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का देखें, डॉक्टर साहब भी मना नहीं कर रहे कि किसी भी स्टेज पर अगर आपको एक्सरसाइज से दर्द हो रहा है तो वो हम सजेस्ट करेंगे आप फ़ौरन छोड़ दें और अपने डॉक्टर से सजेस्ट करें और ओवरऑल चेकअप कराएं कि आपके क्या प्रॉब्लम है, आपके घुटनों में, आपकी हड्डियों में। लेकिन जो डेली एक्सरसाइज है वही आपको इन चीज़ों से बचा सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो सवालात करने हैं मज़ीद सवालात कीजिए, हम डॉक्टर साहब को इंगेज रखेंगे। ही इज़ वेरी हेल्पफुल, ऑलवेज हेल्पफुल। ठीक है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, अपना ख्याल रखें, हैप्पी रहें। अल्लाह हाफिज़।